हाय गाइज, जय माता दी। आज हम साइकोलॉजी की सीखने को प्रभावित करने वाले कारक और दशाओं को कवर करेंगे। तो फैक्टर ऑफ और कंडीशन इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग। तो सबसे पहले हम कंडीशंस देखते हैं, दशाएं देखते हैं जो सिम्पसन ने, जो मनोविद थे सिम्पसन, उन्होंने जो दशाएं बताई, कंडीशंस बताई, उन पर हम चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहली दशा जो आती है वो सीखने में, लर्निंग में आती है उत्तम स्वास्थ्य। उत्तम स्वास्थ्य यानी आपका अच्छी हेल्थ होनी चाहिए, वेल हेल्थ। अच्छी आदत से संबंधित ये है, स्वास्थ्य से संबंधित ये है कि कोई भी बालक है, जो स्टूडेंट है, और दूसरा टीचर है, शिक्षक है, उन दोनों का ही स्वास्थ्य गुड होना चाहिए, यानी गुड हेल्थ होनी चाहिए उसकी। अगर इन दोनों में से किसी का स्वास्थ्य की कंडीशन खराब है, सपोज कीजिए छात्र किसी बीमारी से ग्रसित है, तो टीचर द्वारा जो सीखने के लिए उसको ज्ञान दिया जा रहा है, जो बिंदु बताए जा रहे हैं, जो पॉइंट बताए जा रहे हैं, वो पूरी तरीके से उनको एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, स्वीकृत नहीं कर पाएगा, ग्रहण नहीं कर पाएगा। और यदि स्टूडेंट का स्वास्थ्य सही है और टीचर का स्वास्थ्य खराब है, तो उस समय वो टीचर अपनी टीचिंग के दौरान अपने एक्सप्रेस जो नॉलेज है उसका जो एक्सपीरियंस है, उसको सही तरीके से स्टूडेंट तक नहीं पहुंचा पाएगा। तो सबसे मस्ट कंडीशन क्या हुई? उत्तम स्वास्थ्य। आई होप इस चीज को आप समझ गए होंगे, और वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखना है, आपको रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा, रहने की अच्छी आदत, रहने की अच्छी आदत, यानी कि एक टीचर हो या स्टूडेंट हो, और समाज की बात करें तो सामाजिक व्यक्ति हो, तो यदि उसमें गुड हैबिट्स नहीं है लिविंग की, रहने की, यदि उसमें लिविंग की जो है अच्छी आदतें नहीं है, जैसे कि उसमें किसी कार्य के प्रति नियमितता नहीं है, रेगुलरिटी नहीं है, तो टीचिंग के कार्य में यदि टीचर रेगुलर नहीं है या स्टूडेंट रेगुलर नहीं है, तो वहां शिक्षण जो है, एजुकेशन का जो सिस्टम है, वो ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा। दूसरा, उसके टीचर और शिक्षक दोनों रेगुलर हैं। दूसरा यह है कि अच्छी हैबिट से मतलब यह है कि आपके आज्ञाकारी हैं या नहीं, आप जो शिक्षक बता रहा है उसे ग्रहण कर रहे हैं या नहीं,
उसके प्रति उन आदतों को रिपीट कर रहे हैं या नहीं। तो एक जो है ऑब्लाइजेशन, जो ऑब्लाइजेशन है वो टीचर और स्टूडेंट दोनों में होना चाहिए। तो एक स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें, तो दैनिक दिनचर्याएं भी आपकी अच्छी आदतों में आनी चाहिए कि नियमित सोच जाएं, नियमित जो है टाइम पर अपना जो है बिस्तर छोड़ें और अपने विद्यालय में नियमित जाएं। टीचर का भी यही बात है। तो सारे काम अगर कार्यकाल में यानी जो एजुकेशन ड्यूरिंग पीरियड है उसके प्रति यदि उनकी आदत अच्छी नहीं है, चाहे वो टीचर हो चाहे वो स्टूडेंट हो, तो फिर वो लर्निंग नहीं कर सकता, फिर उसमें इन्फ्लुएंसिंग हो जाएगी, दोष आ जाएगा, वो प्रभावित कर देगा उसके टीचिंग के कार्य को। आई होप इस बात को भी आप समझ गए होंगे। इसके बाद शारीरिक दोषों से मुक्ति। शारीरिक दोषों से मुक्ति यानी फिजिकली जो हमारे डिफेक्ट हैं उनसे टीचर और स्टूडेंट दोनों ही मुक्त होने चाहिए एजुकेशन के दौरान, शिक्षण के दौरान, लर्निंग के दौरान। अगर आपको कोई बीमारी है, डिसीज है, टीचर को है चाहे स्टूडेंट को है, तो उसकी नियमित टाइम टू टाइम वो दवाइयां लेकर के और अपने शारीरिक दोषों से मुक्ति पाए शीघ्र से शीघ्र, जिससे लर्निंग का कार्य ज्यादा से ज्यादा हो सके और वो ज्यादा से ज्यादा नॉलेज प्राप्त कर सके। आई होप इसे भी आप समझ गए होंगे। तो वीडियो को स्किप नहीं करना है, आपको रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए अध्ययन की अच्छी आदतें, अध्ययन की अच्छी आदतें लर्निंग में कंडीशन में आती है। गुड हैबिट्स ऑफ स्टडी। अध्ययन के दौरान, स्टडी के दौरान जो है कुछ बातें होती हैं जो विशेष करके छात्र को यानी कि बालक को, स्टूडेंट को जो ध्यान में रखनी है। अगर वो कंडीशन फॉलो नहीं होती है लर्निंग के दौरान, एक सबसे पहली आदत आ जाती है कि सीखने की जिज्ञासा होनी चाहिए, ज्ञान को प्राप्त करने की जिज्ञासा होनी चाहिए, यानी स्टूडेंट की प्रवृत्ति जिज्ञासु होनी चाहिए। दूसरा, पाठ्यक्रम से जो संबंधित है, चाहे वो टीचर हो, ये दोनों के लिए लागू होता है स्टडी के लिए, कि पाठ्यक्रम से संबंधित जो बातें हैं, सिलेबस से संबंधित बातें हैं, यदि सिलेबस से संबंधित टीचर हटकर के पढ़ाएगा तो स्टूडेंट की एकाग्रता भंग हो जाएगी, फिर उसकी रुचि नहीं रहेगी, उसका इंटरेस्ट कम हो जाएगा। जैसे कि मैं पढ़ाते दौरान बरगले बातें करता रहूं और आपको बेवजह की बातों में ध्यान आकर्षण करता रहूं आपका, तो आपके टीचिंग का कार्य यानी कि जो स्टडी का कार्य है वो नहीं हो पाएगा। फिर यह है कि स्टडी के दौरान पाठ्यक्रम से संबंधित ही प्रश्न किए जाएं, क्वेश्चंस किए जाएं और उसी हिसाब से उनके आंसर्स दिए जाएं। आंसर देने का काम टीचर का भी होता है, स्टूडेंट का भी होता है।
प्रश्न करने का काम स्टूडेंट का भी होता है, टीचर का भी होता है। तो ये हैबिट स्टडी के दौरान स्टूडेंट और टीचर दोनों के बीच होगी। तो ये कंडीशन में तभी वो टीचर स्टूडेंट से कुछ सीख पाएगा और स्टूडेंट टीचर से सीख पाएगा। एक बात मैं बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूं, जो साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, कि आपको टीचिंग का काम करना है तो यहां ये स्टडी की अच्छी आदतें और सफलता प्राप्त करनी है तो पाठ्यक्रम से संबंधित ही प्रश्न हो, चाहे उनको प्रैक्टिकली बेस पर कैसे भी समझाया जाए, उनके एक्सप्रेशन हम कैसे भी करें, लेकिन जब हम स्टडी कर रहे हैं तो पाठ्यक्रम से हटकर नहीं जाए। आई होप ये भी बात आपकी समझ में आ गई होगी, ये कंडीशन भी आपके समझ में आ गई होगी। अगली बात जो सिम्पसन ने बताई थी वो थी संवेगात्मक संतुलन। संवेगात्मक संतुलन, संवेगात्मक संतुलन का मतलब इमोशंस बैलेंस। इमोशंस बैलेंस, इमोशंस बैलेंस का मतलब यह है कि मानव में संवेगात्मक प्रकृति पाई जाती है, उसका नेचर होता है कि वो इमोशनल जल्दी हो जाता है। जैसे कि हम देखें, एक छात्र है और एक छात्रा है, तो छात्र में संवेगात्मक स्थिति कम पाई जाती है संतुलन की, और छात्राओं में ज्यादा जो है इमोशन होते हैं, संवेगात्मक स्थिति होती है। अगर ये बैलेंस नहीं किया गया, ये संतुलन नहीं किया गया, तो फिर ना वो छात्र शिक्षा प्राप्त कर पाएगा, ना वो छात्रा, यानी कि ना बालक ना बालिका है। और फिर ये सिस्टम जो संवेगात्मक है इमोशंस का, यानी अपने से जोड़ करके टीचर को भी रखना है इनके बीच, ऐसे संवेगात्मक स्थितियां पैदा करनी है शिक्षक को कि स्टूडेंट उनसे जुड़ करके, यानी कि संवेगात्मक संतुलन बना करके रहे। तो ये चाहे वो अपने आदर्शों से या अपने पढ़ाने के तरीके से या अपने एक्सपीरियंस के आधार पर, ये जो है वो टीचर का कार्य है। उस दौरान इमोशंस को कंट्रोल करना स्टूडेंट के हाथ में होता है कि वो अन्य एनवायरमेंटल की बातों को ना सोचे और एकाग्रता को ध्यान में रखते हुए टीचर की बात को सुने, तो वो सफलता प्राप्त कर लेगा, यानी वो लर्निंग का काम उसको हो जाएगा। अब देखिए मानसिक योग्यता, मेंटल एबिलिटी, मेंटल एबिलिटी, मेंटल एबिलिटी सबसे बड़ा फैक्टर होता है लर्निंग के दौरान। देखिए छात्रों या छात्राएं, उनकी मानसिक स्थितियां अलग अलग होती हैं। कोई मंद बुद्धि है, कोई अंगविहीन है, किसी में तीव्र बुद्धि है, उसकी कैचिंग पावर तीव्र है, किसी की लो है, और वहां पर कुछ जो है अपंगता यानी अंगविहीनता की स्थिति भी के बालक होंगे। तो टीचर का कार्य है कि वो मंद बुद्धि और जो किसी अंग से अयोग्य है उसका भी ध्यान रखें, और जो
तीव्र बुद्धि है, यानी जिसकी कैचिंग पावर अच्छी है, उसको भी ध्यान में रखते हुए टाइमिंग का ध्यान रखे कि वो जो पढ़ा रहा है, वो जो सिखा रहा है, और जो बालक सीख रहे हैं, लर्निंग करने वाले हैं, उन तक वो सारी बातें, चाहे मंद बुद्धि बालक हो, चाहे वो अंगविहीनता की स्थिति में हो या तीव्र बुद्धि में हो, उनमें किसी में भी हीनता की भावना नहीं लानी है। उसमें उसको ये एहसास नहीं कराना है कि वो मंद बुद्धि है, या उसमें कोई शारीरिक अंग की कमी है, या उससे फिर ये नहीं करना है कि वो ज्यादा ही स्मार्ट बन रहा है तो उसके टैलेंट को भी नहीं दबाना है। तो ये बातें ध्यान रखनी है हमारी मानसिक एबिलिटी के आधार पर टीचिंग के दौरान जो लर्निंग की कंडीशनों में आती हैं। अब देखिए अगला पॉइंट है हमारा, जो कंडीशन है वो कार्य संबंधी परिपक्वता। परिपक्वता, मैच्योरिटी, वर्क रिलेटेड मैच्योरिटी। अब वर्क रिलेटेड मैच्योरिटी एजुकेशन के दौरान शिक्षक में भी होनी चाहिए, टीचर में पूर्ण नॉलेज होनी चाहिए, परिपक्वता होनी चाहिए, उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए पढ़ाने का कि किस तरीके से उसको ट्रांसफर करना है एजुकेशन को। अगर ये अयोग्य है, यानी ये कम मैच्योर है, तो शिक्षा नहीं दे पाएगा। और अगर परिपक्वता छात्र में नहीं है, स्टूडेंट में नहीं है, वो उनमें उम्र के हिसाब से और उनके पारिवारिक कंडीशनों के हिसाब से उनमें मैच्योरिटी आती है, किस तरीके के समाज से वो बिलोंग करते हैं, इस तरीके से ही आप देखते हैं कि टीचिंग एटीट्यूड में सबसे पहले सामाजिक परिपक्वता बताई जाती है। टीचर उसके छात्र के अभिभावकों से संबंध बनाए रख रहा है या नहीं, उनकी स्टूडेंट की सारी पोजीशंस बता रहा है या नहीं, या वो जो जाकर के जो है संपर्क कर रहा है या नहीं। तो उसका कांटेक्ट स्टूडेंट के साथ तो होना ही है, उसके अभिभावक के साथ भी होना चाहिए। अब देखिए, तो ये कार्य से संबंधित परिपक्वता हो, यानी जो टीचिंग का कार्य कर रहा है उसको मैच्योरिटी उस कार्य की है कि नहीं। अगर कोई बिजनेस कर रहा है तो उसकी मैच्योरिटी उसमें है कि नहीं, वो परिपक्व है कि नहीं उसके लिए, तो वो असफल हो जाएगा, यानी फिर वो लर्निंग का कार्य नहीं कर पाएगा, ना बिजनेस का कार्य सीख पाएगा, ना एजुकेशन का कार्य सीख पाएगा। अगली बात करते हैं, सिम्पसन ने जो बताई थी वो कंडीशन क्या है कि वांछनीय दृष्टिकोण, वांछनीय दृष्टिकोण, ये कंडीशन भी लर्निंग में बहुत ही महत्वपूर्णता रखती है। सही एटीट्यूड, अगर राइट एटीट्यूड नहीं है तो सही दृष्टिकोण नहीं है। अगर कोई छात्र विज्ञान की क्लास में आता है और उसका वांछनीय दृष्टिकोण विज्ञान के प्रति उसकी रुचि नहीं है, वो उसको इग्नोर कर रहा है विज्ञान को, उसमें अपने आप को कमजोर वीक महसूस कर रहा है, तो फिर उसका दृष्टिकोण वीक हो जाएगा, यानी कि उसका लेवल कम होगा उस सब्जेक्ट के प्रति, और वो फिर विज्ञान की लर्निंग का काम नहीं कर पाएगा। ठीक इसी प्रकार अन्य सब्जेक्टों के प्रति भी उसका दृष्टिकोण वांछनीय होना चाहिए। टीचर का भी दृष्टिकोण अपने सब्जेक्ट के प्रति वांछनीय होना चाहिए। इसके बाद नौवीं कंडीशंस जो आती है वो आपकी आती है रुचि, यानी रुचियां हैं या नहीं, इंटरेस्ट।
अब रुचियां शिक्षण की विधियों द्वारा टीचर उत्पन्न कर सकता है स्टूडेंट में। इसीलिए आपने देखा होगा निम्न कक्षाओं के स्टूडेंटों को, छात्रों को, बालकों को जो है खेलने की प्रक्रिया से जो है लर्निंग कराया जाता है। तो लर्निंग की विधियां फिर इंटरेस्ट के हिसाब से देखी जाती हैं। अब देखिए इसके बाद जो अगली कंडीशन बताई सिम्पसन ने, वो ये बताई कि उत्तम सामाजिक अनुकूलन भी होना चाहिए लर्निंग के दौरान। उत्तम सामाजिक अनुकूलन यानी सोशल एनवायरमेंटल बेस्ट होना चाहिए। स्टडी के लिए कहते हैं कि शांत वातावरण होना चाहिए। तो विद्यालय जो है आबादी से दूर बनाया जाना चाहिए। शिक्षण का कार्य आबादी से दूर होना चाहिए। स्टूडेंट के किसी कल कारखाने जो हैं उनके शोर भी हमारे शिक्षण के कार्य में यानी लर्निंग के कार्य में बाधा पहुंचाते हैं। तो वो सामाजिक कंडीशंस, उत्तम जो सामाजिक कंडीशंस हैं, सोशल है, वो विशेष करके शिक्षण के दौरान रखी जानी चाहिए। यानी लर्निंग तभी कोई बालक कर सकता है। एक अंधविश्वासों से मुक्ति, रूढ़ियों से मुक्ति भी कराना आवश्यक है। ये एक टीचर का कार्य भी है और एक अभिभावक का कार्य भी होना चाहिए कि अपने बालक को यदि कुछ सिखाना है, अपने स्टूडेंट को यदि कुछ सिखाना है, तो उसको फिर अंधविश्वासों व रूढ़ियों से मुक्ति दिलानी आवश्यक है। उसको चली आ रही रूढ़ियां, रीति रिवाज, परंपराएं और अंधविश्वास जो है, जैसे कि साइंस का ही एक उदाहरण ले लेते हैं हम, कि साइंस कहता है कि भूत प्रेत नहीं होते और साइंस प्रैक्टिकली रूप पर चलता है, प्रायोगिक रूप पर, और उसी को साइंस कहते हैं जो खोजों के द्वारा जिसे सिद्ध किया जा सके। पहले कल्पना की जाती है, फिर उसे सिद्ध किया जाता है, यानी उसका प्रैक्टिकल किया जाता है, तो ही हम मानते हैं कि वो मूर्त है। तो दो बातें बताई थी मैंने, एक मूर्त और एक अमूर्त, एक विजुअल और एक नॉन विजुअल, एक दृश्य और एक अदृश्य। अब अदृश्य चीजों में सारे अंधविश्वास आ जाते हैं हमारे। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी? ये ज्यादा से ज्यादा लाइक करके, शेयर करके, और जो हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके और कमेंट्स के माध्यम से ज्यादा बताएं। मेरा प्रयास है बेस्ट कंटेंट और बेस्ट एजुकेशन देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।